श्रीलंका यह एक आइलैंड कंट्री है और यह साउथ एशिया में है और यह इंडियन ओशन, पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से घिरा हुआ है। श्रीलंका का नाम जब आता है तो पहले अपने को रामायण की याद आती है। माना जाता है कि भगवान श्री राम तमिलनाडु में बने हुए रामेश्वरम धनुषकोडी से ही यहाँ गए थे। धनुषकोडी से श्रीलंका केवल 24 किलोमीटर है। श्रीलंका में सिंहला और तमिल बोली जाती है। कैपिटल सिटी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। श्रीलंका यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सुंदर और रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे हैं, जिसमें हम इस अद्वितीय द्वीप राष्ट्र के सुंदर नज़ारे, सुखद खाक और सांस्कृतिक के सौंदर्य का आनंद उठाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको श्रीलंका के प्रमुख स्थलों, खासियतों और यात्रा की योजना के बारे में जानकारी दूंगा। तो बिना देरी किए हमारे साथ इस अद्वितीय सफर पर चलिए। तो सबसे पहले श्रीलंका जाने के लिए टिकट निकालो। श्रीलंका तुम दिल्ली से जा सकते हो या चेन्नई से। दिल्ली से थोड़ी महंगी टिकट होंगी। टिकट 25,000 राउंड ट्रिप में मिल जाएंगी। वह चेन्नई से जाते हो तो टिकट सस्ती मिल जाती है। राउंड ट्रिप का कॉस्ट कुछ 16,000 में मिल जाएगा। पहला काम हो गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है वीज़ा निकालना, नहीं तो एंट्री कहाँ से मिलेंगी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। श्रीलंका का वीज़ा इंडियंस को जल्दी मिल जाता है। वीज़ा ऑनलाइन या ऑन अराइवल मिल जाता है। मैं ऑनलाइन वीज़ा बनाने को सजेस्ट करूँगा। ई वीज़ा के लिए श्रीलंका की वेबसाइट www.eta.government.ik है। जैसे वेबसाइट ओपन करोगे, इंग्लिश चूज़ करो और डिटेल पढ़ लो और अप्लाई पे क्लिक करके डिटेल फिल करो। ई वीज़ा 3 दिन में मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट $20 है, तो लगभग 1700 रुपये पड़ जाएगा। 30 दिन के लिए वीज़ा मिल जाएगा। यह सब हो गया हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके चेन्नई एयरपोर्ट से निकलो। प्लेन में बैठो, प्लेन का आनंद लो, बाहर के मस्त नज़ारे देख लो प्लेन से। जैसे कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे तो अपना ई वीज़ा, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ और इमिग्रेशन फॉर्म फिल कर लो। सिम ले लो कोई सस्ता प्लान 7 दिन के लिए। करेंसी एक्सचेंज के लिए वहाँ मिल जाएगा, तो अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड साथ लेके जाना। जिनके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नहीं है वो क्या जगह करेंसी एक्सचेंज कर लो। थोड़ी दिक्कत जा सकती है। यूएसडी हो तो जल्दी करेंसी एक्सचेंज मिल जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पे इंडियन मिल जाएंगे तो करेंसी एक्सचेंज कर सकते, नहीं तो सिटी के बैंक से कर लेना। करेंसी एक्सचेंज रेट 1 इंडियन रुपी विच इज इक्वल टू 4 श्रीलंकन रुपीज़ है। ये सब हो जाने के बाद निकलो कोलंबो सिटी के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस या टुक टुक ले सकते हो। टुक टुक अपने को अपने ऑटो जैसे फील देता है। जैसे सिटी पहुंच जाओगे होटल ले लो। श्रीलंका आइलैंड दिखता छोटा है पर है बहुत बड़ा घूमने के लिए, तो मैं 7 दिन का प्लान बनाऊंगा। जिनको 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेना है वो अपने हिसाब से डे ऐड कर लेना। तो प्लान का रोड मैप दे दिया है। तो शुरुआत अपन कोलंबो से करेंगे। तो सबसे पहले अपन गंगा रामाया टेम्पल चले जाएंगे। गंगा रामाया मंदिर श्रीलंका का एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है जो कोलंबो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ था और यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गंगा रामायण मंदिर को उसके प्राचीन स्थलों और आदर्श वास्तुकला के लिए जाना जाता है और यह के विश्वस्त बौद्ध धार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनेक बौद्ध मूर्तियाँ और प्रतिमाएं हैं और यहाँ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक मानसिक और धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। फिर बीरा लेक चले जाओ जो पास ही है मंदिर से। बीरा लेक श्रीलंका के कोलंबो शहर में स्थित है। यह एक प्रमुख प्राकृतिक लेक है और शहर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। बीरा लेक का नाम श्रीलंका के कोलंबो शहर के पुराने नाम कोलंबो से आता है, जिसे पहले कोलंबो लेक कहा जाता था। यह पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन गतिविधियां और बोट सवारी का आनंद लिया जा सकता है। फिर विहार महादेवी पार्क चले जाओ। विहार महादेवी पार्क श्रीलंका के कोलंबो शहर में स्थित है और यह शहर का प्रमुख पार्क है। यहाँ पर आप वन्य जीवन प्रदर्शनियों और बहुत सुंदर वातावरण का आनंद ले सकते हैं। विहार महादेवी पार्क का नाम श्रीलंका के प्राचीन रानी विहार महादेवी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हिल्डा कैंट्रीन, पेड़, बगीचे और खुले मैदान होते हैं जो लोगों को आनंददायक समय बिताने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर नेशनल म्यूजियम ऑफ कोलंबो चले जाओ
और म्यूजियम देख लो अच्छे से। फिर लोटस टावर चले जाओ। लोटस टावर दुनिया का सबसे ऊंचा तथा सबसे विशाल लोटस फूल के आकार का टावर है। यह टावर श्री जयवर्धने कोटे क्षेत्र कोलंबो में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 355 मीटर है। इसका निर्माण 2019 में पूरा हुआ था और यह टावर एक प्रमुख आकर्षण है जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है। इसका नाम लोटस टावर है क्योंकि इसकी डिजाइन एक लोटस फूल को प्रतिष्ठित करता है। फिर गैले फेस ग्रीन चले जाओ। गेल फेस ग्रीन श्रीलंका कोलंबो शहर का एक प्रमुख समुद्र तट जगह है। यह स्थल समुद्र किनारे पर स्थित है और लोग यहाँ पर विश्राम करने, पिकनिक करने, खेलने या साहित्य और कला का आनंद लेने के लिए आते हैं। यह स्थल एक हरित वनस्पति और खुले आसमान के नीले समुद्र के साथ एक आकर्षण संगम है। गेल फेस ग्रीन के आसपास रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यापारिक स्थल भी है जिनसे यह स्थल एक पॉपुलर दर्शनीय स्थल बनता है। फिर दहीवाला जू चले जाओ। नेशनल जूलॉजिकल गार्डन ऑफ श्रीलंका, इसे दहीवाला जू या कोलंबो जू के नाम से जाना जाता है। यह 1936 साल में बनाया गया। यह घर है अलग प्रकार के बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल, फिश एंड एम्फीबियंस के लिए। यहाँ सिर्फ श्रीलंका के ही एनिमल नहीं है लेकिन एशिया के और पूरे वर्ल्ड के एनिमल है। दूसरे दिन अनुराधापुरा के लिए निकलो, वहाँ एक दिन का स्टे होगा। वहाँ होटल ले लो। अनुराधापुरा श्रीलंका का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है जो बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है और भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रुवन वैली स्तूप श्रीलंका का एक प्रमुख बौद्ध धर्म स्थल है। यह स्तूप अनुराधापुर नगर में स्थित है और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ध्यान स्थलों में से एक है। इसका निर्माण सिहालिस राजा दत्तुगेमु द्वितीय द्वारा किया गया था और यह 140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रुवेनवेली स्तूप श्रीलंका के बौद्ध धर्म के प्रमुख ध्यान स्थलों में से एक है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और यात्री ध्यान और पूजा का अभ्यास करते हैं। फिर मीनतले चले जाओ। मीनतले श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है जो बौद्ध धर्म के महात्मा महिंदा के संवाद के स्थल के रूप में माना जाता है। यह एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है और इसे बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है। यह पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ध्यान और धार्मिक अध्ययन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है और यह श्रीलंका के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। फिर तुपारामैया स्तूप चले जाओ। तुपारामैया स्तूप श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो अनुराधापुरा नगर में स्थित है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यह श्री गौतम बुद्ध के शारीरिक अशिष्ट अवशेषों में से एक को संजीवनी ढंग से देखने के लिए जाना जाता है। तुपारामैया स्तूप बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पिलग्रिम स्थल है और यह श्रीलंका के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। फिर अभयगिरी स्तूप चले जाओ। अभयगिरी स्तूप श्रीलंका का एक और महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है जो अनुराधापुरा नगर में स्थित है। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यहाँ बौद्ध भिक्षु समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र रहा है। अभयगिरी स्तूप के चारों ओर कई महत्वपूर्ण मोनास्टिक संरचनाएं भी हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु ध्यान और धर्म पठन का अभ्यास करते थे। इसका नाम अभयगिरी से भी जाना जाता है जो कि भय रहित पहाड़ का मतलब होता है, जो बौद्ध धर्म के अनुसरण के शीलता को दर्शाता है। यह स्तूप और संगठन बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है और यह श्रीलंका के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। फिर श्री महाबोधि चले जाओ। श्री महाबोधि श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो अनुराधापुरा नगर में स्थित है। यह स्थल बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर वृक्ष के नीचे श्री गौतम बुद्ध ने बुद्धि प्राप्त की थी। इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने अंदर की ज्ञान की प्राप्ति की थी। श्री महाबोधि के पास एक वृक्ष है जो श्री महाबोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है और बौद्ध धर्म के प्रमुख पिलग्रिम स्थलों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर लव महापाया चले जाओ। श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जो अनुराधापुरा नगर में स्थित है।
यह एक प्राचीन बौद्ध मोनास्ट्री का हिस्सा था और इसे बौद्ध भिक्षु समुदाय के लिए महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता था। इसका नाम लव महापाया से है, जो रेखा चित्र गृह का मतलब होता है, क्योंकि इसकी दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रेखाओं और चित्रों का अनुकरण किया गया था। लव महापाया ने बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अपनी बौद्ध धर्म की धार्मिक और भौतिक सांस्कृतिक महत्वपूर्णता बनाए रखी है। इस स्थल इतिहास, धर्म और कला के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। फिर ओकाना बुद्धा स्टैचू चले जाओ। श्रीलंका का एक अद्वितीय और भव्य बौद्ध मूर्ति है जो अनुराधापुरा शहर के पास स्थित है। इस मूर्ति का नाम ओकाना संस्कृत शब्द उत्कृष्ट से आया है, क्योंकि यह मूर्ति अपने उच्च और श्रेष्ठ डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ओकाना बुद्ध मूर्ति का उच्चारण कर्नट विचार और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। यह मूर्ति एक उच्च शिखर के नीचे खड़े बौद्ध को दिखाती है, जो ध्यान और शांति की स्थिति में है। ओकाना बुद्ध मूर्ति बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यह बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पिलग्रिम स्थल है, जो ध्यान और साधना का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह स्थल भारतीय और श्रीलंकाई सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। इशुरु मुनिया चले जाओ। इशुरु मुनिया श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर है जो अनुराधापुरा नगर में स्थित है। यह स्थल बौद्ध धर्म के प्रमुख ध्यान केंद्रों में से एक है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। इशुरु मुनिया में सबसे प्रसिद्ध है इशुरु मुनि जी की गुफा, जो एक प्राचीन बौद्ध संत के ध्यान के स्थल के रूप में माना जाता है। गुफा की दीवारों पर कई चित्र और कवरिंग्स हैं, जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़े दृश्य और कथाएं दिखाई जाती हैं। इशुरु मुनिया एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल है और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो यहाँ आकर ध्यान और साधना करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। फिर तीसरे दिन अनुराधापुरा से निकलेंगे और सिगिरिया चले जाएंगे। सिगिरिया, जो श्रीलंका में स्थित है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ एक प्राचीन किला है जो करीब 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह एक पत्थर पर बनी पहाड़ी पर स्थित है और अपनी शानदार दीवारों, चित्रकला और इतिहास से प्रसिद्ध है। सिगिरिया को आमतौर पर सिंहदर या लियोन रॉक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके पश्चिमी दीवार पर एक विशाल सिंह की मूर्ति बनाई गई है। यह स्थल सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, संग्रहित इतिहास और विशेष रूप से बच्चों के लिए प्रिय है। फिर वहां से डम्बुला केव के लिए जाएंगे। डम्बुला गुफा मंदिर श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित है और यह एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है। इसे रनगाल विहार भी कहा जाता है। यह एक पत्थर की गुफा है जिसमें 2000 साल पुराने बौद्ध मंदिर और स्तूप है। डम्बुला गुफा मंदिर को विश्व धर्मस्थल के रूप में मान्यता है और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के साथ एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य को भी प्रस्तुत करता है। और फिर अपन डम्बुला केव से निकलेंगे और कैंडी शहर के लिए निकल जाएंगे। और जैसे ही कैंडी शहर पहुंचेंगे, होटल लेंगे। अगर आपको रात को घूमना होगा तो घूम सकते, नहीं तो सवेरे उठे और सबसे पहले बिहिर वोकांडा विहारा बुद्धा स्टैचू चले जाएंगे। बिहिर वोकांडा विहार श्रीलंका के कैंडी जिले में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध पर्वतीय तीर्थ स्थल है। इस विहार में एक विशाल बुद्ध मूर्ति स्थित है, जिसे बिहिर वोकांडा विहार बुद्धा मूर्ति कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 107 फीट है और यह एक शानदार और शांत रूप में बैठी हुई है। यह मूर्ति एक विश्व शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है और यह के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। बिहिर वोकांडा विहार का यह बुद्ध मूर्ति श्री गौतम बुद्ध के उद्घाटन के अवसर पर बनाई गई थी और इसका अद्वितीय रूप और महत्व बौद्ध संतों और पर्यटन के लिए प्राकृतिक आकर्षण है। फिर टेम्पल ऑफ तूत चले जाएंगे। टेम्पल ऑफ तूत श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थल है। इसका सही नाम श्री दाल्दा मालिंगावा है, लेकिन यह आमतौर पर दांत का मंदिर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर श्री गौतम बुद्ध के दांत का एक महत्वपूर्ण अवशेष रखा गया है। यह मंदिर श्रीलंका
के बौद्ध समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है और यह श्री गौतम बुद्ध के एक दांत को धारण करता है, जिसे एक पवित्र रखवाली के रूप में संज्ञान में लाया जाता है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर बौद्ध दर्शन, पूजा और आध्यात्मिकता आयोजन होते हैं। यह एक धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, जहां वे श्रीलंका की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को जान सकते हैं। फिर रॉयल पैलेस ऑफ कैंडी चले जाएंगे, फिर कैंडी म्यूजियम चले जाएंगे और फिर अम्बुलुवाना टावर चले जाएंगे। अम्बुलुवाना कॉम्प्लेक्स पहाड़ी पर बना हुआ है और गैम्पोला में है, जो 2009 में बना गया। यह डीएम जयरत्न श्रीलंका के पहले के प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था, जो गैम्पोला एरिया में पैदा हुए थे। अम्बुलुवाना 360 डिग्री व्यू देता है। चौथे दिन फिर इला और इलिया नुमारा के लिए निकलो और स्टे करो वही रात को। यह हिल स्टेशन एरिया है। 5th डे सबसे पहले सेंट क्लेयर फॉल चले जाओ, वहाँ का नज़ारा देख के दिल खुश हो जाता है। फिर दुविंडा फॉल चले जाओ, यहाँ के नज़ारे भी देखने लायक होते हैं। हिल स्टेशन होता ही है देखने लायक। फिर 9 आर्क ब्रिज चले जाओ। 9 आर्क ब्रिज श्रीलंका का एक अद्वितीय और आकर्षक पुल है, जो श्रीलंका के एला धरमपुर गांव के पास स्थित है। इस पुल का नाम उसके 9 वर्णमाला जैसे 9 वृत्ताकार खंभों आर्च के आधार पर है, जो इसकी सबसे पहचानी बात है। यह पुल बनाने के लिए पुरातत्वीय पत्थरों का प्रयोग किया गया है और यह विशेष रूप से सुंदर प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। 9 आर्क ब्रिज श्रीलंका के पर्यटकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण के रूप में मशहूर है और यहाँ पर आने वाले लोग इसकी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। 6 डे याला नेशनल पार्क चले जाओ। याला नेशनल पार्क श्रीलंका का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यह श्रीलंका के प्रमुख वन्य जीवन क्षेत्रों में से एक है। यह पार्क देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य, जंगली जानवरों का विविधता और आवासी और प्रवासी पक्षियों का आदान प्रदान करता है। याला नेशनल पार्क का विशेष बदलाव यह है कि यह आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीका और श्रीलंकाई एलिफेंट के संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर आपको लियोपार्ड, सांबर, वाटर बफेलो और बड़े जंगली बिल्लियाँ जैसे जानवरों को भी देखने का मौका मिलता है। याला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गेम सफारी स्थल है, जहाँ वे जंगली जीवन का आनंद लेते हैं और इसकी आनंद उठाते हैं। यह पर्यटक सफारी वाहनों के साथ जाकर जंगली जानवरों को देख सकते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। 7 डे पूरा बीचेस घूमने के लिए दिया है, तो पहले उना वाटुना बीच चले जाओ और फिर बेंटोटा बीच चले जाओ। तुम अपने प्लान में और बीच ऐड कर सकते हो और नाइट क्लब भी घूम सकते हो। फिर रिटर्न कोलंबो आओ और अपना प्लेन पकड़ लो। होटल तुम्हें 600 से 1500 रुपये में मिल जाएगा, तो टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। खाना खाने का भी टेंशन मत लो, खाना 400 पर मिल जाएगा। खाना वेज या नॉन वेज मिल जाएगा, यहाँ सी फूड मिलता है ज़्यादा। तो इम्पोर्टेंट बात, बजट। श्रीलंका के 7 दिन घूमने के लिए कितना बजट लगेगा? होटल का खर्चा 600 रुपये के हिसाब से 7 दिन के लिए 4200 रुपये लगेंगे। फूड का खर्चा 800 रुपये के हिसाब से 7 दिन के लिए 5600 रुपये लगेंगे। वीज़ा का खर्चा 1700 रुपये, फ्लाइट का खर्चा 16000 रुपये, साइट सीइंग खर्चा 4000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 5000 रुपये, अदर एक्सपेंसेस 5000 रुपये, तो कुल खर्चा 41,500 होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और वीडियो होना तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना मेरी जान और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कोई नया वीडियो डालूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।